हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। यह लेसन डॉक्टर अनिल काकोडकर द्वारा बड़े हो रहे बच्चों को संबोधित करते हुए लिखे गए पत्र पर आधारित है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेखक द्वारा लिखे गए पत्र को ही आज हम लेसन के रूप में पढ़ने वाले हैं। पर पत्र पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद लेसन को पढ़ना शुरू करेंगे। लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के बारावनी नामक स्थान पर 11 नवंबर 1943 को हुआ। यह भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हैं। ये भारत के परमाणु ऊर्जा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए जो पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है और उनका विश्वास है कि इससे निश्चित रूप में बच्चों की दुनिया को समृद्ध किया जा सकता है। इस पत्र के द्वारा बार्क में प्राप्त अनुभवों के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी बड़ा काम कई छोटे छोटे कामों से शुरू होता है। इसीलिए यदि हम किसी काम को बिना हीन या फिर बिना तुच्छ समझे उस काम को करने की आदत डालें या फिर उस काम को करने की आदत बना लें, तो बड़े से बड़ा काम बिना किसी समस्या के पूरा हो सकता है। तो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं और लेखक द्वारा बताए गए उनके अनुभवों को समझेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। तो पत्र लिखने की शुरुआत करते हुए लेखक यह कह रहे हैं कि जो भी बड़े हो रहे बच्चे हैं, जो भी देश की युवा पीढ़ी है, यानी जो बच्चे बड़े होकर देश के लिए कुछ करने वाले हैं, जो देश का भविष्य है, उन बच्चों के सामने वह अपने 2 अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। और जो 2 अनुभव वो हमारे सामने यानी युवा पीढ़ी के सामने शेयर करने जा रहे हैं, वह उनको बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम BRC के भी नाम से जानते हैं, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ में लेखक को यह भी यकीन है कि जिन अनुभवों को वो बड़े हो रहे बच्चों के सामने रखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उन अनुभवों से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने और उसके साथ साथ उनका जो भी मंजिल है, उनकी जो एम है, उसको डिसाइड करने में उनको मदद मिलेगी। यानी लेखक द्वारा बताए गए अनुभवों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद जो भी युवा पीढ़ी है, उनको आगे क्या करना है, किस राह पर जाना है, उनका मंजिल क्या होना चाहिए, उनका एम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का निर्णय लेने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। सांगतो, बार्क हे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाय घातला, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी है। लेखक कहते हैं कि बच्चों, अब मैं आपको अपने 2 अनुभवों के बारे में बताता हूँ। यह 2 अनुभव मुझे तब मिले जब मेरी कॉलेज पूरी हो चुकी थी, मतलब मेरी जो पढ़ाई है कॉलेज की वो कंप्लीट हो चुकी थी।
और मैं ट्रेनिंग के लिए बार्क संस्था पर गया हुआ था और उसी ट्रेनिंग के दौरान लेखक को यह अनुभव मिले। अब पहले हम ये देखेंगे कि बार्क किसे कहते हैं या फिर बार्क क्या है। तो बार्क मतलब BARC यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का लघु रूप। इसे हम मराठी में बाबा अनुसंशोधन केंद्र भी कहते हैं। डॉक्टर होमी भाभा ये भारत के महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में पहला कदम रखा। भारत में परमाणु शक्ति बनाने के मिशन की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी और इसीलिए इस संस्था को उनका नाम दिया गया है। वर्तमान में बार्क यह संस्था बहुत बड़ी आहे। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती। आम्ही जवळपास 100 मुले होतो। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व होते ते। लेखक कहते हैं कि वर्तमान में बार्क संस्था बहुत बड़ा है, लेकिन जब वे ट्रेनिंग के लिए वहां गए थे तब उस संस्था को शुरू हुए लगभग 7 साल हुए थे और वहां लेखक के साथ आसपास 100 लड़के लड़कियां ट्रेनिंग के लिए गए थे। लेखक के ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर होमी भाभा वहां सिर्फ 3 या 4 बार ही आए थे और उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो बहुत ही उत्साही और प्रेरणादायी यानी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग थी। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतका काम कुठे आहे इथे? ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा। त्यासाठी सरकाराला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका। मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा। बॉसाने सांगितलं तेवढाच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामाच नाही असं समजायचं हे चूक आहे। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। लेखक बताते हैं कि एक बार ट्रेनिंग के लिए गए सभी बच्चे उनसे पूछते हैं कि यहाँ हम सब इतने सारे लड़के लड़कियाँ हैं, लेकिन हम सबको काम मिलना चाहिए, इतना काम तो यहाँ है ही नहीं। तब डॉक्टर होमी भाभा उन सभी को कहते हैं कि तुम सब इस बात की क्यों चिंता करते हो? तुम सभी लोग अपना संशोधन करो, अपना रिसर्च करो और रिसर्च के दौरान सरकार को कितना खर्चा आएगा उस बात पर अभी मत सोचो। उसके बारे में अभी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, तुम अपना काम खुद निर्माण करो। तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या काम करना है, कौन सा काम करना है। बॉस ने बोला है उतना ही काम करना है और नहीं बोला है तो हमारे पास काम नहीं है, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचना या फिर ऐसा समझना गलत है। यह जो स्वभाव है कि बॉस ने जो भी काम दिया है बस हम उतना ही काम करेंगे या फिर जितना उन्होंने कहा है हमारे पास उतना ही काम है, यह जो स्वभाव है वो बदलने की ज़रूरत है। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो, स्वानुभावाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिला 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे, आवश्यकही आहे, पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। डॉक्टर होमी भाभा द्वारा बताई गई यह बात लेखक के मन पर छप गई और लेखक का कहना है कि इस बात के महत्व को हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारी परिस्थिति स्काई इज़ द लिमिट की तरह हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि
डॉक्टर होमी भाभा के अनुसार उंगली पकड़कर चलना या फिर राह दिखाना ये शुरुआत के 8-10 सालों तक ठीक है और ज़रूरी भी है, लेकिन अंत में यानी लास्ट में हमें खुद का रास्ता खुद ढूंढने आना चाहिए। हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, यह सब कुछ हमें पता होना ज़रूरी है या फिर इसके लिए हम सक्षम होने चाहिए। लेखक के इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे भविष्य में क्या करना है वह हमें खुद तय करना है और तय किए गए काम को पूरा करने की हिम्मत खुद में रखनी चाहिए। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम अपने भविष्य को किस तरीके से सुंदर बना सकते हैं। डॉक्टर होमी भाभा द्वारा बताए गए इस बात को कि हम खुद का काम खुद निर्माण करें, इसका अर्थ हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक हमें कैसे पहुंचना है, उस मंजिल को हमें कैसे पाना है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो काम करना है वह हम खुद तय करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भविष्य है हम वह खुद गढ़ेंगे। आता दुसरा अनुभव सांगतो। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो। तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती, पण कोणीही ती वापरली नव्हती। म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमॅन याची गरज आहे। तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व करायला लागेल। वरिष्ठाची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं। लेखक अब हमें दूसरे अनुभव के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उन्हें बार की इस संस्था में इंजीनियर के पोस्ट पर जॉब मिली। तब उस समय उनको उनकी जॉब के दौरान मेटलाइजिंग प्रक्रिया पर काम करने के लिए कहा गया। उस काम को करने के लिए उस समय जो भी मशीनरी वगैरह मशीन ज़रूरी होता है वह सब उनके पास था, लेकिन उस मशीन को कभी भी किसी ने यूज़ नहीं किया था। इसीलिए लेखक ने उस काम को करने के लिए एक वेल्डर और एक फोरमैन की ज़रूरत जताई। लेकिन उनके जो भी सीनियर थे उन्होंने उनको उस समय ये बोला कि उनको कोई भी मदद नहीं मिलेगी और जो भी काम है वह उनको खुद ही पूरा करना है। अब उनके सीनियर अधिकारी ने उनको ऑर्डर दिया है, इसीलिए वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस काम को करना शुरू किया और बहुत कोशिश करने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना काम पूरा भी कर लिया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली। हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे? तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल। यावर मी म्हणालो, आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन। तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नहीं म्हणालो होतो। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तब उस काम को बढ़ा दिया गया, यानी उनको और ज़्यादा काम बता दिया गया कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। इस तरह बहुत सारे काम बताने के बाद लेखक को पूछा गया कि अब तुम ये बताओ कि ये सब काम करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें वेल्डर भी मिलेगा और फोरमन भी, और इसके अलावा भी अगर लेखक को कुछ भी चाहिए तो वो उनको दिया जाएगा। वो सब कुछ उनको दिया जाएगा जो उनको इस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी होगा। लेकिन तब लेखक ने कहा कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वे खुद ये सारा काम
अकेले ही कर लेंगे। तब लेखक के सीनियर ने उनको ये बताया कि काम शुरू करने के पहले ही लोग पता नहीं क्या क्या जो भी उनको ज़रूरी होता है वो सारी मदद मांग लेते हैं, लेकिन वो सारी मदद मिलने के बाद भी उनका वो काम पूरा नहीं हो पाता, और इसीलिए लेखक को फोरमन और वेल्डर देने के लिए उनके जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने उनको मना किया हुआ था। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे, आता ते तुझ्या ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलं तू हे करू शकतोस। आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं हे योग्य नाही। हा धडा त्या दूसरा अनुभवातून मी सीखलो। तो लेखक को मदद क्यों नहीं दिया गया ये बताने के बाद उनके जो सीनियर अधिकारी थे वो उनको कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे हाथ के नीचे यानी तुम्हारी मदद के लिए जितने लोग चाहिए तुम ले लो, और वे तुम्हारी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि तुम्हें वो काम करना आता है, तुम वो काम कर सकते हो। और एक बात ध्यान में रखो कि कोई भी अकेला इंसान ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि तुम कोई भी काम कर सकते हो, पहले ये लोगों को दिखाओ और उसके बाद उनको काम करवाओ या फिर उनसे जो भी काम करवाना है वो करवाओ। और जब ऐसा होगा कि तुम्हें वो काम आता है तब वो तुम्हारी बात सुनेंगे भी, क्योंकि वो देख चुके होंगे कि हाँ वो काम तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई काम नहीं आता है और तुम दूसरे को काम सिखा रहे हो या दूसरे से काम करवा रहे हो तो ये बात गलत है, क्योंकि जब तक कोई काम खुद तुम्हें नहीं आता तब तक तुम दूसरे को वो काम करवाने के योग्य नहीं होते हो। तो ये जो बात की सीख है, इस बात की सीख लेखक ने अपने दूसरे अनुभव से सीखा। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतलं तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल याची मला खात्री है। तो बच्चों, लेखक को लगभग 50 साल पुराना अपना यह अनुभव आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, और हम सभी को, देश की हर युवा पीढ़ी को इन दोनों अनुभवों के अर्थ को अभी ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर वे इसके इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो बड़े हो रहे हर बच्चे को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इस बात पर मुझे और लेखक को पूरा विश्वास है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज इस लेसन को पढ़ने के बाद हर युवा पीढ़ी, हर व्यक्ति, सभी बड़े हो रहे बच्चे डॉक्टर अनिल काकोडकर द्वारा लिखे गए पत्र के अनुभव के महत्व को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। सभी लोग अपना काम खुद करेंगे, हर कोई अपना मंजिल, अपना एम खुद ही डिसाइड करेंगे और उसे पूरा करने के लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, ताकि मंजिल चाहे जितनी दूर हो, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन उसे हासिल ज़रूर करेंगे। और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उन्हें चाहे जो काम करना पड़े वो सभी काम करेंगे, किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे। थैंक यू।